तो हेलो गाइज, मैं हर्ष आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल क्लास 10th वाई हर्ष पे। जैसा कि आप लोग में मेरे प्रीवियसली वीडियो में देख लिया होगा कि मैं क्लास 9th और 10th के लिए सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं क्लास 9th और 10th को मैथ और साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज साइंस है क्लास 10th का, जिसमें आज मैं केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन। The permanent change in which new chemical substances are formed with new chemical property are called chemical change. परमानेंट चेंज मतलब कोई ऐसा चेंज जिसमें रिवर्सेबल कंडीशन ना हो। मतलब कि जैसे दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है ना, उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट हो जाता है, वो नया एक अलग सा वस्तु ही बन जाता है, मतलब अलग प्रोडक्ट ही बन जाता है। और उसको चाहे भी तो हम फिर से दही दूध में नहीं ला सकते हैं। इस वो दही भी एक कौन सा कंडीशन में आ जाता है, केमिकल चेंज में आ जाता है। और उसी चेंज होने की प्रक्रिया को, मतलब जो दूध से दही होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग के लिए एक नोट्स टाइप में बना के दे रहा हूँ क्लास 10th के लिए खासकर, इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे है जो मैं बताया दही के बारे में, वो यहीं पे है। और ये एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। कुछ स्टूडेंट मेरे पास मैसेज आया था कुछ स्टूडेंट का, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। एसिड प्लस बेस करेंगे तो वहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में मैं दे दिया हूँ HCl प्लस NaOH। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिला, NaCl प्लस H2। NaCl कौन सा है, जो हम लोग नमक यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है, रिएक्शन इन विच इन आवर बॉडी आर ड्यू टू केमिकल चेंज विच आर कॉल्ड बायोकेमिकल चेंज और बायोकेमिकल रिएक्शन। जो वो रिएक्शन हमारे बॉडी इंटरनल बॉडी में हो, उस कौन सा रिएक्शन कहेंगे, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन दोनों एक ही बात है कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप, द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। मतलब कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलके कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करे, उसे क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे, रिएक्शन कहेंगे। सॉरी। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं the process in which the old bonds break down into new bonds are formed which is known as chemical reaction। मतलब कि ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें कोई पुराना बॉन्ड टूट के एक नया बॉन्ड में डेवलप हुआ। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रहे हैं, देखिए। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल पिछला जो यहाँ पे मैं थ्योरी पढ़ाया था, जिसमें एक से या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे जैसे इसका एग्जांपल देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, CaCO3 जो एक ओल्ड बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड, ये ब्रेक डाउन होके क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2, इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नोट में देख सकते हैं, ये नोट जहाँ जहाँ पे लिखा रहे ये ज्यादा दिमाग में बसाए रखें, ताकि इससे क्वेश्चन आता है। पहला नोट है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन नो मैटर इज गेन और लॉस्ट, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल गुड्स। मतलब कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी रिएक्शन में ना कोई प्रोडक्ट गेन होता है, ना कोई प्रोडक्ट लॉस होता है। मतलब कि जितना प्रोडक्ट यहाँ पे आप लगाएंगे उतना ही प्रोडक्ट उस वहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन वो फॉर्म किसी और में होगा, किसी और फॉर्म में डेवलप होगा वो। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन में मास को यहाँ पे ज़्यादा डीपली नहीं जाकर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये 9th क्लास का सिलेबस है। 9th क्लास का अगर नहीं समझ में आए तो कुछ दिन के बाद 9th क्लास का भी वीडियो आने वाला है, उसमें आप लोग समझ सकते हैं। द बॉन्ड इज फोर्स बाय विच टू एटम्स आर हेल्ड टुगेदर टू एक्वायर स्टेबिलिटी। द बॉन्ड्स एक ऐसा चीज है जिसमें दो एटम्स एक फोर्स के द्वारा कंबाइन होते हैं, जिसके कारण वो एक स्टेबिलिटी कंटेन करते हैं, ताकि वो टूट न जाए। यहाँ पे बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं, वैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। बॉन्ड्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे के क्लासेस में, नहीं तो इसी क्लास में हो सके तो मैं बता दिया करूंगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप, द सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। द सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कुछ रीजन के कारण कोई भी सब्सटेंस
कोई भी केमिकल रिएक्शन फॉर्म करता है। पहला है टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मतलब कोई भी सब्सटेंस अपने स्टेबिलिटी को कंटेन करने के लिए किसी और से वो मिक्सअप हो जाता है। ओके, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग कार्बन का सबसे बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं। कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो इसका बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-4। ये 4 नंबर पे आता है। इसको बैलेंस मतलब स्टेबिलिटी कंटेन करने के लिए ये 4 और इसको चाहिए एटम्स, ताकि ये स्टेबल हो सके। 4 लॉस भी होगा तब भी स्टेबल होगा, 4 गेन भी होगा तब भी स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ये शेयरिंग ऑफ करता है, ये भी एक तरह से स्टेबिलिटी के कंटेंट आता है। इसीलिए कार्बन अलग से हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कार्बन का एक अलग चैप्टर है जिसका नाम आप लोग जानते ही होंगे क्लास 10th में। तो कार्बन इस कंपाउंड नाम है उस चैप्टर का। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, टू एक्वायर द मिनिमम एनर्जी स्टेट, या फिर कोई ऐसा या मिनिमम एनर्जी स्टेट करने के लिए, मतलब कि किसी भी तरह का वहाँ पे The substance take part in chemical reaction to acquire the minimum energy state while lowering down the potential energy। मतलब वही है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी घटाने, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग 9th में तो जानते होंगे, mgh। मतलब कि यहाँ पे इसी चीज को कमाने के लिए, कम मतलब लोअरिंग डाउन के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे में आप लोग समझ सकते हैं, ये सीधा ऊपर वाला पे डिपेंड है। फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे स्टेबिलिटी कंटेन करना, सिर्फ स्टेबिलिटी। आप लोग सिंपल सेकंड पॉइंट नहीं भी दिमाग में रहे तो एक पॉइंट याद रखें। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है जो कि टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मतलब कि स्टेबिलिटी कंटेन करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को केमिकल रिएक्शन में भाग लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं आगे रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। The substance which take part in chemical reaction are called reactant. The substance which are formed during chemical reaction are called product। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट करे तो वो रिएक्शन रिएक्टेंट में आ गया। अगर वही सब्सटेंस कुछ मिलके कोई अलग प्रोडक्ट फॉर्म करे तो वो प्रोडक्ट में आ गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे देख लीजिए ना आप, यहाँ पे देख लीजिए H2 प्लस O2 है, ये दोनों मिलके कौन सा फॉर्म कर रहे हैं H2O। तो यहाँ पे H2 प्लस O2 क्या है, रिएक्टेंट में आता है, और H2O क्या है, प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। भाई केमिकल इक्वेशन बिना हम लोग कैसे कोई भी रिएक्शन कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन के लिए देख सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन इज शोन बाय एन इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब कि केमिकल रिएक्शन को किसी तरीके से हमको शो करना है, क्योंकि हम हर जगह तो केमिकल रिएक्शन दिखा नहीं सकते हैं हर चीज का। यहाँ पे रिएक्टेंट फर्स्ट, इंडिकेटर सेकंड एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहता है, रिएक्टेंट रहता है, राइट हैंड साइड में क्या रहता है, प्रोडक्ट रहता है। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे ये दोनों कंबाइन होकर बना रहे हैं NH3 अमोनिया। यहाँ पे इसको आगे हम लोग स्केलेटन इक्वेशन और बैलेंस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं इसी बात को डीपली बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन एक फॉर्म कर रहा है, ये इसे हर जगह हम इसका फुल नाम भी इधर नहीं लिख सकते, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हर जगह नहीं ना लिख सकते, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, उसके बाद फिर जाके अमोनिया, हर जगह ये लिखना पॉसिबल नहीं है जल्दी, क्योंकि केमिकल इक्वेशन हमको दर्शाना है ना कि हमको वो एक एक सब्जेक्ट को बताना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। The chemical change or chemical reaction can be accompanied by the following reason। मतलब कुछ रीजन के द्वारा हम लोग को पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। आप लोग आसपास में भी देख सकते हैं इसके द्वारा। The change in color, कभी कभी कलर रिएक्शन होता है तो कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद आता है चेंज इन ऑर्डर, मतलब स्मेल में चेंज। कभी कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो स्मेल में चेंज होता है, कभी टेम्परेचर बढ़ता है, कभी ठंडा होता है तो कभी गर्म होता है, कभी कभी फिजिकल स्टेट भी चेंज होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, वाटर। यहाँ वाटर एक लिक्विड फॉर्म है और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है। उसके बाद यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस, कभी कभी गैस भी इवॉल्व होता है, कभी कभी प्रेसिपिटेट कोई सॉलिड प्रोडक्ट भी फॉर्म हो जाता है ना। तो इसी के बारे में आगे भी देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा, और इसे कॉपी में नोट करते रहिएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं चेंज इन कलर। द चेंज इन कलर इज एन इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। When copper sulfate blue react with iron, then make iron sulfate greenish as copper। मतलब कि यहाँ पे एक चेंज इन कलर का एग्जांपल दे रहा है। यहाँ पे एक चेंज इन कलर का कभी ये डिफरेंशियल नहीं पूछता है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स आपको जरूर याद रखना है। जो यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है, इसी को मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट प्लस जो ब्लू कलर का होता है। यहाँ पे एक कॉपर आयरन से रिएक्ट करके, आयरन जो सॉलिड है इनसे रिएक्ट करके एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करता है जो फेरस सल्फेट करते हैं, या फिर आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं इसको, जो ग्रीनिश कलर में होता है। मतलब कि यहाँ पे चेंज इन कलर का हुआ है, यहाँ से ब्लू से ग्रीनिश कलर में चेंज हुआ, एक Cu सॉलिड मिल गया। इन दिस रिएक्शन वही बात है, यहाँ पे कलर का चेंज हुआ, कॉपर सल्फेट ब्लू था, यहाँ पे फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बोल सकते हैं, वो ग्रीनिश कलर में आया। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं द ऑर्डर ऑफ द ऑरेंज कलर ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंज इनटू ग्रीन कलर वेयर सल्फर डाइऑक्साइड इज पास टू पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन वी गेट ग्रीन कलर। यहाँ पे एक और रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंज इनटू ग्रीन कलर। पोटेशियम डाइक्रोमेट है जो ऑरेंज कलर ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर का जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में वेयर सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू पोटेशियम। जब सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 वो पोटेशियम डाइक्रोमेट से पास होता है तो यहाँ पे चेंज होता है, किस कलर में चेंज होता है, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं चेंज इन ऑर्डर, स्मेल में कैसे चेंज होता है भाई। यहाँ पे डेफिनेशन तो कभी आता नहीं है, यहाँ पे एग्जांपल्स है, वो इसी एग्जांपल को यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। Fe मतलब आयरन या फिर फेरिक। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद ये H2S प्लस FeSO4 फॉर्म करेगा। तो FeSO4 यहाँ पे H2S है जो रोटेन एग मतलब सड़ा हुआ अंडा के जैसा स्मेल देता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ये 5 पॉइंट से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इसको सिर्फ दिमाग में रखें अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। उसके आगे देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज द हीट विल आइदर बी ऑब्जर्व और रिलीज। मतलब कभी कभी हीट ऑब्जर्व हो जाता है, मतलब कि ठंडा हो जाता है वो जार जिसमें रिएक्शन करवाया जाता है, और कभी कभी वो रिलीज होता है तो जार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। द चेंज दिस मीन्स द केमिकल में भी एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक दोनों तरह से होता है, मतलब कभी कभी ऑब्जर्व हो जाता है तो कभी रिलीज होता है। यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड, जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो जाता है मतलब कि बाहर निकलने लगता है, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एंड जिस रिएक्शन में हीट ऑब्जर्व हो जाता है रिक्वायर्ड या फिर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट, ऑब्जर्व या रिक्वायर्ड, जिस रिएक्शन में को कैरी करने के लिए हीट ही जरूरी है, हीट के बिना वो रिएक्शन ना हो। जैसे यहाँ पे CaCO3 का है, वहाँ पे मैं एग्जांपल दिया था जो टूट गया था, तो वहाँ पे भी हीट का जरूरत है। बिना हीट के, ये हीट का सिंबल है, देख सकते हैं आप लोग। ऐसा सिंबल अगर एग्जामिनेशन में आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई टीचर इसको इग्नोर नहीं करेगा। और केमिस्ट्री का रूल है कि आपको अगर डेफिनेशन आता है तो एग्जांपल्स पक्का दें। अगर क्वेश्चन में आ गया कि डिफाइन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक का डिफिनेशन के साथ साथ एक एग्जांपल जरूर दें। और यहाँ पे एक नोट पॉइंट में आप लोग के लिए मिल जाएगा जिससे आपको एंडोथर्मिक को दिमाग में रखने के लिए और आसान होगा। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक, सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट। सम केमिकल रिएक्शन द फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट बिकम डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट
यहाँ पे मैं दो गैसीय स्टेट का बात किया था, वहाँ पे एक लिक्विड फॉर्म हुआ था, वही बात। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं evolution of gas. In some reaction gases are evolved as product. कुछ कुछ रिएक्शन में गैस इवॉल्व होता है, गैस का इवॉल्व होने का यहाँ पे है। अब अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो ये एरो नीचे की ओर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक जिंक प्लस एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन गैस है इसलिए वो ऊपर की ओर जाएगा। और यहाँ पे गैस है मतलब इवॉल्व हो रहा है। गैस कभी भी ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर जल्दी, यहाँ पे हल्का गैस ही है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर हम बोले थे कोई सॉलिड फॉर्म होगा तभी वो प्रेसिपिटेट मतलब एरो नीचे की ओर जाएगा। तो कुछ कुछ रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, मतलब कि कोई सॉलिड फॉर्म होता है। केमिकल इक्वेशन शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रीफ representation of chemical equation by using the symbols and formula of। वही बात है जो वहाँ पे हम केमिकल इक्वेशन के बारे में बताए थे, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। वहाँ पे केमिकल इक्वेशन जैसे जैसे मीथेन है और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे CH4 O2 CO2 और H2। ये शॉर्ट फॉर्म इसीलिए लिखते हैं ताकि हमारा टाइम कंज्यूमिंग कम हो, जितना हो सके हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। और ये हमेशा इस हर चीज को शॉर्ट फॉर्म अपने दिमाग में रखें। उसके बाद यहाँ पे देखें राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन है, इसको नीचे में ये लिखे कैसे। When an equation is written in word from it is known as word equation। मतलब ये इक्वेशन जो यहाँ पे लिखा जा रहा है ये कौन सा इक्वेशन में आता है, वर्ड इक्वेशन में आता है। और हमें ये कौन सा इक्वेशन है, स्केलेटन इक्वेशन। जब फॉर्मूला और सिंबल्स के रूप में लिखा जाए तो वो स्केलेटन इक्वेशन के अंदर आता है। आगे हम लोग ये बात को देखेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे इफ इक्वेशन इज रिटन इन सिंबल एंड फार्मूला इट इज नोन एज स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन होता है जिसमें सिंबल और फार्मूला के यूज हो और दोनों रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कभी भी इक्वल ना हो। नोट स्केलेटन इक्वल इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब कि जिसमें दोनों साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल ना हो। एंड कभी भी ये भी रूल है केमिस्ट्री का, कभी भी स्केलेटन इक्वेशन अगर इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं एग्जाम में, एग्जाम्पल मान लिए दिए और उसमें कोई इक्वेशन लिख के दे दिए, जैसे यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, कभी भी स्केलेटन इक्वेशन के रूप में ना छोड़ें, हमेशा उसको बैलेंस्ड रूप में ला के छोड़ें। यहाँ पे देख पा रहे होंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन इन विच द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल or the number of different atom reactant and product are not equal is called unbalanced or skeleton equation। वही बात है जो मैं बताया। फॉर बैलेंसिंग, बैलेंस करने के लिए दो मेथड है यहाँ पे, हीट एंड ट्रायल मेथड एंड पार्शियल इक्वेशन मेथड। यहाँ पे क्लास 10th में ज्यादा हम लोग को हीट एंड ट्रायल मेथड यूज होगा, तो उसके बारे में हम लोग जितना हो सके जान लेते हैं। Heat and trial method. In heat and trial method, coefficient before the following formula or symbol of reactant and products are adjusted in order to make the number of atoms equal on both sides। मतलब कि हीट एंड ट्रायल मेथड सिंपली ये कहता है कि दोनों साइड का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल हो जाए किसी भी तरह से आप लाइए। जैसे कि यहाँ पे है एक इक्वेशन दिया है, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन इज कॉल्ड Al2O3। यहाँ पे यह स्केलेटन इक्वेशन में आता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, लिखा हुआ है। इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। According to Wikipedia, aluminum oxide is... तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसको बैलेंस किया कैसे। हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं बता देना चाहता हूँ, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन है, यही दोनों चीज है यहाँ पे। तो रिएक्टेंट साइड में एल्युमिनियम कितना है 1 और प्रोडक्ट साइड में एल्युमिनियम कितना है 2 और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है
2, ये इसको भी काउंट करते हैं। अब प्रोडक्ट साइड में काउंट, ये कितना है 3। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 लाना है। और अगर इसको 2 लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ऑक्सीजन कितना, यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है, 2 एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक। तो इस साइड में, दोनों साइड में एक ही चीज एक ही ऐसा रखना है कि दोनों साइड में एल्युमिनियम भी इक्वल हो और ऑक्सीजन भी इक्वल हो। तो एल्युमिनियम यहाँ पे अगर 4 रखेंगे तो यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको 4 लाना है, तो यहाँ पे 2 से एल्युमिनियम को मल्टीप्लाई कर सकते, 2 भी रख सकते हैं, लेकिन 2 रखेंगे तो यहाँ पे ये बैलेंस नहीं होगा। ऑक्सीजन को 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 एल्युमिनियम है, तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है जो मैं अभी बताया। इस सब को स्किप करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे कुछ रिएक्शन है आप लोग के लिए, आप लोग करिए, ना समझ में आए तो कमेंट करिए। इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो टाइप बना के आप लोग को समझा दिया करूँगा, लेकिन कमेंट जरूर करें ना समझ में आए तो। ये सब वही बात है, आप लोग नोट कर सकते हैं, इसीलिए मैं स्लोली इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। नोट जरूर कर, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आप लोग केमिकल रिएक्शन का टाइप देखते हैं, यही इसी चीज को हम फुल डिटेल में आगे पढ़ते हैं। इस चैप्टर का मेन मोटिव यही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्टेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप लोग देख पा रहे हैं, Mg + O2 फॉर्म MgO। यहाँ पे मैंने कहा था ना, ये स्केलेटन इक्वेशन है। स्केलेटन इक्वेशन में कभी एग्जांपल भी दे तो नहीं छोड़े, इसलिए मैं यहाँ पे बैलेंस करके आप लोग के लिए रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड नंबर पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहेंगे? व्हेन सिंगल रिएक्टेंट, मतलब कि कोई एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके एक से ज्यादा रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में टूट जाए। इसका दो मैंने डेफिनेशन दिया हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, दोनों आप नोट डाउन कर सकते हैं। किस अगर दोनों में से कोई एक भी याद हो सके तो याद कर लीजिएगा, आपको एग्जामिनेशन में काफी काम देगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसके 3 टाइप होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं तीनों के बारे में यहीं पे बता दे रहा हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। मतलब डिकम्पोजिशन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट जरूर चाहिए रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसमें क्यों बोल रहा हूँ, इसमें हीट चाहिए, बाकी में हीट के लिए हीट फॉर्म किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। देखिए यहाँ पे देख रहा है, दोज रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय हीटिंग आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट के द्वारा यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट किया जा रहा है। ये बार बार मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ, इसको ज़्यादा दिमाग में रखें, ज़्यादा यूज होगा, ठीक। इस सब को नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा काफ़ी रहेगा। हीट का सिंबल मैं पहले से बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें यहाँ पे विद्युत का यूज होगा। विद्युत मतलब समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज। इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे आप लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं, NaCl H2O। NaCl को तोड़ने का काम करता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी का कोई सिंबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप लोग ऐसा। NaCl + H2O को अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करेंगे इसमें, तो यहाँ ये किस चीज में टूट जाएगा? NaOH + Cl2 + H2। NaCl + H2O इसको घर पे कर सकते हैं, लेकिन बिना फैमिली की निगरानी के ना करें। मेरी सलाह है कि नहीं करें,
ये हो सके तो लेबोरेटरी में टीचर्स के निगरानी में करें। टीचर्स आप लोग को ज़्यादा इस बारे में बताएंगे। उसके बाद हम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, हाँ, when electric current is passed through the aqueous solution of NaCl, we get sodium hydroxide। हाँ, वही बात है जो वहां पे बताया। NaCl वाटर रहना चाहिए, मतलब कि NaCl पानी में रहना चाहिए। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करते हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। ये मैं इस रिएक्शन को आप लोग को घर पे क्यों नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, कारण ये है कि इलेक्ट्रिसिटी लार्ज अमाउंट में पास होगी तो आपका हाथ खराब हो सकता है। अगर आपको पानी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, आप भी जानते हैं, अगर आप उसके कांटेक्ट में हल्का सा भी आ गया तो आपको करंट लग सकती है। इसीलिए मेरी सलाह है कि आप घर पे ये यूज ही न करें। इसके अलावा भी बहुत सारा है रिएक्शन, आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर बता दूंगा इसके बारे में। अब फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका सबसे इजी एग्जांपल है। यहाँ पे AgBr, ये याद कर लें। सिंपली मैं बता देता हूँ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है। जैसे पेड़ के पत्तियों में आप लोग जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस होता है, उसी टाइप का यहाँ पे रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में सनलाइट यूज होता है किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मेन मोटिव है कि एक प्रोडक्ट को किसी एक से ज्यादा प्रोडक्ट में तोड़ दें, बस। तो वो 3 बेसिस पे होता है, एक हीट देके, एक इलेक्ट्रिसिटी देके, एक सनलाइट देके। ये कुछ एग्जांपल और कुछ पॉइंट्स है आप लोग के लिए, इसको जरूर दिमाग में रखिए। ओके। और हाँ, यहाँ पे ये जो पॉइंट है पोटेशियम ये हाई रिएक्टिव मेटल है, बुक में भी आप लोग देख पा रहे होंगे, देखे होंगे। यहाँ लेस रिएक्टिव मेटल, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्शन करने में माहिर ये रिएक्टेंट है। आगे के जो मैं बताने जाऊंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें ये हाई रिएक्टिव टू लो रिएक्टिव आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना हो सके उतना ज्यादा जरूरी है, ठीक। यहाँ पे सिंपली इसको याद कर सकते हैं, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ये आपके लिए मैं सिंपली लिखा हूं कि आपको यहाँ से भी समझ में आए, यहाँ से भी समझ में आए, यहाँ से भी समझ में आए, हर जगह से आपके लिए जितना हो सके प्रैक्टिस किया हूं। ओके। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी रिएक्शन में आपको हाई रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल या फिर लीस्ट रिएक्टिव मेटल के बारे में याद रहना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। द रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे। CuSO4 प्लस MgSO4 प्लस Cu, यहाँ पे देख पा रहे हैं यही। हाँ, देखिए यहाँ पे Cu और Mg, यहाँ पे देख रहे हैं Cu यहाँ है ना, Cu यहाँ है, मतलब कॉपर यहाँ पे है, इस जगह पे स्थित है। और Mg मतलब मैग्नीशियम क्या है यहाँ, मतलब कि हाई रिएक्टिव, इससे ज्यादा हाई रिएक्टिव है ये, इसीलिए ये यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया इसको। यहाँ पे 2 एग्जांपल है, आप लोग इसको अपने माइंड में रखें। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो, मतलब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस है और क्लोरीन नेगेटिव आयंस है। यहाँ पे ये पॉजिटिव आयंस है, यहाँ पे ये नेगेटिव आयंस है, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा दोनों का। पॉजिटिव नेगेटिव NaCl बन जाएगा और H2O हो जाएगा यहाँ पे फॉर्म। यहाँ पे दूसरा एक और एग्जांपल है, आप लोग ये समझ सकते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक आयन का चेंज हो। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन सबसे पहले जान लेते हैं। द एडिशन, किसी भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो तो वो रिएक्शन किस रिएक्शन के अंडर आता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और उसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन रिमूव हो या ऑक्सीजन ऐड हो तब भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर हाइड्रोजन निकले किसी रिएक्शन में, रिमूव हो जाए किसी भी प्रोडक्ट से, तो वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आता है। अगर किसी रिएक्शन में नॉन मेटेलिक एलिमेंट का ऐड हो और मेटेलिक एलिमेंट रिमूव हो तब भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आता है। नॉन मेटेलिक या मेटेलिक के बारे में आगे मैं बताने ही वाला हूँ। आगे के लेक्चर्स में नॉन मेटेलिक या नॉन मेटेलिक के बारे में जानना है तो वहाँ पे मैं बता दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ठीक उसका उल्टा यहाँ पे हो रहा है, अपोजिट। वहाँ पे था ऑक्सीजन का ऐड हो तब वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसका उल्टा यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो यहाँ पे क्या है, रिडक्शन। वहाँ पे एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ मेटेलिक एनिमल और रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। वहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक उसका उल्टा, अपोजिट, मतलब कि एक दूसरे के अलग अलग है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज reducing agent and all reduction is known as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे आप लोग डिफरेंशियल में पढ़ ही पा रहे होंगे, सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन क्या ऑक्सीडेशन जहाँ पे होगा वहाँ पे रिडक्शन एजेंट होगा, जहाँ पे रिडक्शन होगा वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। ठीक, यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पे उसका कुछ है, आप लोग देख पा रहे हो, इसको समझा चुका हूं मैं। एरियल ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई? एयर, एरियल ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब है एयर कांटेक्ट में हो, मतलब जहां पे एयर है। दी ऑक्सीडेशन काउज बाय एयर, मतलब जहां पे भी एयर प्रेजेंट रहे वहां पे कोई अगर ऑक्सीडेशन होता है, एरियल ऑक्सीडेशन के अंदर आता है। जैसे यहाँ पे कुछ दो टाइप का एरियल ऑक्सीडेशन होता है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन आवर एवरीबॉडी लाइफ, कोरोजन, रेंसिडिटी, इन दोनों के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं बढ़िया से। कोरोजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप मेटल व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल। मतलब कि एयर को कांटेक्ट में अगर कोई मेटल आता है तो वो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। वो किस कारण से होता है? कोरोजन के कारण। वो किसके अंतर्गत आता है? कोरोजन के अंतर्गत, मतलब एरियल ऑक्सीडेशन के अंतर्गत आता है वो, समझे? इन दिस ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक प्लेस, इसमें मेटल का ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट साइड में एडिशन ऑफ क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन ऐड होता है, तब वहां पे न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करता है जिसमें एक जंग का नाम आता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आयरन के केस में कोरोजन हो, आयरन के साथ रिएक्शन हो जाए एयर का, या फिर मॉइस्चर या फिर वाटर बोल सकते हैं, तो वहां पे कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जंग लगना आयरन में कहा जाता है। उसका कुछ यहाँ पे फॉर्मूला है, इसको आपने दिमाग में रखे, 4Fe+3O2+2H2O यहाँ पे फॉर्म करता है Fe2O3XH2O। मतलब कि जितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहेगा यहाँ पे वही पुट कर देना, बाकी वही फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए। वो कोई सीमित ना है जिस कारण से वहां पे नहीं देगा। इन दिस वेट इंक्रीज, इसमें वजन बढ़ता है क्योंकि जंग लगता है तो वजन बढ़ेगा, एब्सोल्युटली बात है। इन दिस ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन टेक प्लेस, इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन हमने पहले बताया कि जिसमें मेटल में एयर अटैच होगा, मतलब ऑक्सीजन अटैच होगा तो वो ऑक्सीडेशन के अंदर आता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, इसमें रिडक्शन काम करेगा, वहां पे मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है? रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन किस तरह एक्ट करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह काम करता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्स रिएक्शन। यहाँ पे रिडक्स रिएक्शन के बारे में आप लोग को मैं बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आया।
ये फुल्ली तो नहीं बताया लेकिन बता चुका हूँ। ऑक्सीडेशन जहाँ पे होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक जगह पे हो जाए, जैसे ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, और ये एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल चेंज का एग्जांपल भी गिन गिन सकते हैं। प्रिवेंटिंग बाय रस्टिंग, जंग लगने से कैसे रोके, बाय, फर्स्ट पॉइंट है बाय ऑयल, पेंट्स, लुब्रिकेंट्स एक्सेट्रा। यहाँ लुब्रिकेंट्स चिकनापन मतलब ग्रीस टाइप। और सेकेंड है यहाँ पे बाय गैल्वेनाइजेशन, इन दिस आयरन कोटेड बाय जिंक, इसमें आयरन जिंक से कोटेड किया जाता है, मतलब जिंक की परत आयरन पे चढ़ाई जाती है, जैसे सोने की परत चढ़ाई जाती है कहीं कहीं पे, वैसा ही। Note, due to the formation of aluminum oxide on aluminum, aluminum does not correlate। यहाँ पे एल्युमिनियम प्लस CO2 एल्युमिनियम ऑक्साइड कहा जाता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फिर एल्युमिनियम क्यों नहीं कोरोजन में आता है? क्योंकि जब एल्युमिनियम एयर के कांटेक्ट में आता है, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वहां पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कभी जंग लगता ही नहीं है उसमें। इस कारण मतलब एल्युमिनियम ही एक ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे जंग नहीं लगता। यहाँ पे फिर देख पा रहे होंगे आप रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी एक तरह का स्मेल, अनप्लीजेंट बदबू टाइप का स्मेल आता है और टेस्ट में बदलाव आता है, जो कंटेनिंग फूड, जैसे तेल पकवान जैसा भोजन अगर कुछ दिन रख दिया जाए ऑक्सीजन के संपर्क में तो वहां पे सेंसिटिविटी मतलब एरियल ऑक्सीडेशन का काम करता है, जिस कारण से वो फूड सड़ गल जाता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स, मतलब कि जिस फूड में तेल चिकनापन रहे, वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो एरियल ऑक्सीडेशन वहां पे हो जाता है उस फूड का, जिस कारण से वहां पे उस फूड में बदबू आ जाता है और उसका टेस्ट बदल जाता है। अब रस्टिंग से, रेंसिडिटी से कैसे बचे, कोरोजन से बचने का तो देख लिया, बाइक गैल्वेनाइजेशन जिसमें हम आयरन से कोटेड करते हैं। अब यहाँ पे रस्टिंग से बचने के लिए फर्स्ट पॉइंट है बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो बाजार में मिल सकता है, दोज सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो ऐसा सब्सटेंस का कहा जाता है जो ऑक्सीडेशन को रोके। जैसे दो यहाँ पे मैं दे चुका हूँ, ये बुक में नहीं दिया हुआ है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूनी। और सेकंड पॉइंट है, ये बाजार में मिल सकता है, आप लोग खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। ऐसे जो कुरकुरे पैकेट होता है, जितना टाइप का कुरकुरे चिप्स टाइप का पैकेट होता है, उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट वही है, बाय यूजिंग नाइट्रोजन इन द पैकेजिंग ऑफ फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट। जो कंपनियों में ऑयल, चिप्स, कुरकुरे टाइप का पाया जाता है, उसमें भी तेल पाया जाता है, लेकिन वो खराब क्यों नहीं होता, उसमें एरियल ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कभी भी एरियल ऑक्सीडेशन को होने से रोक देता है। एंड थर्ड है कि हम डेंसिटी को और कैसे रोक सकते हैं? अगर हम उसे ठंडे प्रेशर में रखें तो वहां पे डेंसिटी रुक सकती है, मतलब लो टेम्परेचर में रहे तो ऑक्सीडेशन वहां पे स्लो हो जाएगा। मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगा, लो टेम्परेचर है तो ऑक्सीडेशन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट है बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, डेंसिटी रिड्यूस बिकॉज फूड डज नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विथ एयर। मतलब अगर हम एयर कंटेनर में रखें जिसमें अंदर हवा जल्दी ना जाए, हवा जा ही ना पाए, ऐसा कंटेनर में रखें किसी भी ऑयल कंटेनिंग चीज को, तो वहां पे फिर ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगा।
जहाँ पे एयर नहीं रहेगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिंपली है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, बाय कीपिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट डेंसिटी reduce because in the absence of light oxidation process becomes slow। और एक लास्ट पॉइंट है जिसमें हम अगर लाइट से दूर रखें फूड को, मतलब रोशनी से दूर रखें, छाया में रखें, तो वहाँ पे अपने आप ऑक्सीडेशन कम हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे छाया रहेगा वहाँ पे एक पहले तो लो टेम्परेचर रहेगा, और दूसरा वहाँ पे लाइट नहीं रहेगा, लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है। तो आप लोग मान तो आशा करता हूँ कि मेरा ये पढ़ाया हुआ ये टोटल लेक्चर्स, ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना हो सके कमेंट करें। जिस टॉपिक पे आपको दिक्कत है वहाँ पे कमेंट करें। हो सकेगा तो उस टॉपिक का शॉर्ट वीडियो मैं बना के आप लोग के लिए डाल दिया करूँगा। कमेंट लेकिन ज़रूर करें, ना समझ में आए तो। इसके लिए मैं कोई अभी टेलीग्राम ग्रुप नहीं चालू करने जा रहा हूँ। अगर आपको किसी टाइप का इशू क्रिएट होता है, मतलब कि कोई वीडियो कुछ कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो कमेंट करके मेरे को जरूर भेजें। मैं उस टॉपिक पे एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको समझा दिया करूँगा। ठीक है, थैंक यू। बने रहे मेरे चैनल के साथ। क्लासेस बाई हर्ष शर्मा या फिर हर्ष सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।